देश दुनिया की सारी बड़ी खबर के आगे सामने होते दोस्तों सबसे बड़ी घटना को बताएंगे जहां पर छात्रों के गूंज कार्यक्रम में बता दिया कि मोदी जो पूछ रहे थे कि आखिर कौन राहुल गांधी, तो उसका मिल गया जोरदार तरीके का जवाब। दोस्तों बताएंगे कैसे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद दो और बड़े फैसले बीजेपी को राहुल गांधी के दबाव में पलटने पड़े हैं। दोस्तों बताएंगे कैसे भाजपा शासित राज्य में पहुंचे राहुल गांधी और कर दी दो बड़ी मांग, और उसके बाद हुआ कुछ ऐसा दोस्तों की अब राहुल गांधी कौन है, जवाब बीजेपी वालों को मिल चुका है। डिटेल में अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, इसी के साथ में चलेंगे और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर क्या बंगाल के चुनाव को रद्द करने की क्षमता दिखाएगी सुप्रीम कोर्ट। बताएंगे एक ऐसा आंकड़ा सामने आया है दोस्तों जिससे देश की जनता का माथा गया है ठनक। बताएंगे डिटेल में पूरी अपडेट एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बेशक सरकार बीजेपी की हो लेकिन सिस्टम राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने लोगों तक शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर पिछले तकरीबन 3-3.5 महीने से राहुल गांधी छात्रों के गूंज कार्यक्रम को अलग अलग क्षेत्रों में जाकर कर रहे हैं। दोस्तों 17 जून से यानी राजस्थान के कोटा से राहुल गांधी की छात्रों की गूंज कार्यक्रम की शुरुआत होती है, और इस बीच धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होने के पीछे एक बड़ा कारण कांग्रेस पार्टी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम में मिल रहा समर्थन था। दोस्तों ऐसे में राहुल गांधी छात्रों की गूंज कार्यक्रम को 4-5 जगह पर कर चुके हैं, जिसमें कोटा गए थे, इसके बाद देहरादून जुलाई में गए, प्रयागराज 8 अगस्त को गए, और पुणे में महिलाओं को संबोधित करते हुए 22 अगस्त को राहुल गांधी ने महाराष्ट्र से छात्रों को न्याय दिलाने के लिए दो बड़ी मांग उठा दी। दोस्तों पहला तो राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र के अंदर जो ड्रग्स इंस्पेक्टर एग्जाम हुआ है, पेपर हुआ है, ये पेपर लीक हो चुका है और छात्र इसके रद्द करने की मांग कर रहे हैं, और छात्रों की मांग पर पूरी तरीके से मोहर लगनी चाहिए। और दूसरा, राहुल गांधी ने महाराष्ट्र सरकार से कहा कि आदिवासी समुदाय से जुड़े हुए हॉस्टल के अंदर जो ये 30 साल वाला नियम आया है, इसको तत्काल हटाया जाए। अब राहुल गांधी ने मांग कर दी दोस्तों, तो ये बात देश के अंदर बीजेपी के लोग पचा नहीं पाते कि सरकार भाजपा की है लेकिन सिस्टम तो कांग्रेस का है, यानी राहुल गांधी का है। कहने का मतलब सरकार तुम्हारी, सिस्टम हमारा है, यानी राहुल गांधी ने बोल दिया और बीजेपी की सरकार इसे ना करे। दोस्तों ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से बीजेपी वाले राहुल गांधी की एक एक शब्दों पर ध्यान देते। उन्हें पता है कि राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वो जनता की आवाज को उठा रहे हैं। अगर उस पर कदम नहीं उठाया गया तो 24 के चुनाव की तरह सारे अन्य चुनावों के अंदर निपटते हुए नजर आएंगे। दोस्तों यही बड़ा कारण है कि राहुल गांधी को लेकर जब से नरेंद्र मोदी ने गोदी मीडिया के इंटरव्यू के दौरान पूछा था मजाक करते हुए कि कौन राहुल, और मीडिया वाले हंस रहे थे, गोदी मीडिया वाले हंस रहे थे। दोस्तों तब से आज तक दर्जनों ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जहां पर राहुल गांधी ने बीजेपी को बता दिया कि कौन राहुल। पहली बार ऐसा नहीं है दोस्तों, यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर भाजपा सरकार पर राहुल गांधी ने दबाव बनाया, तब जाकर स्कीम आती है। लेटरल एंट्री के मामले को लेकर भाजपा सरकार पूरी तैयारी कर चुकी थी, राहुल गांधी के दबाव में पीछे हटे। ब्रॉडकास्टिंग बिल को लेकर भी ऐसा ही हुआ, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट यानी वक्फ कानून को लेकर भी ऐसा ही हुआ दोस्तों, कैपिटल गेन टैक्स को लेकर ऐसा हुआ, और जातीय जनगणना के मामले को लेकर ऐसा हुआ। जब राहुल गांधी जातीय जनगणना की मांग उठा रहे थे तो नरेंद्र मोदी शुरू में बोल रहे थे कि ये तो नक्सलवादी विचारधारा है, यानी अर्बन नक्सलवादी विचारधारा है, देश में विभाजन पैदा करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना और कर्नाटका में करके दिखा दिया और 24 के चुनाव में भाजपा की जमीन दरका दी दोस्तों, तो इसके बाद अब इनको समझ में आ गया कि राहुल गांधी आम जनता के मुद्दे उठाते हैं, और राहुल गांधी जो बोल रहे हैं इसका मतलब उनके मुंह से जो आवाज आ रही है वो देश की जनता की आवाज आ रही है। और यही बड़ा कारण है कि महाराष्ट्र के अंदर राहुल गांधी के द्वारा लिखी गई चिट्ठी के बाद देवेंद्र फडणवीस हरकत में आए दोस्तों, और महाराष्ट्र के अंदर आदिवासी छात्रों के हॉस्टल में दिए गए 30 साल की उम्र की सीमा को खत्म कर दिया गया है। और इस मामले पर सचिन पायलट ने भी राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम का समर्थन करते हुए कहा कि निशा ने अपनी बात रखी, राहुल गांधी ने उसे गंभीरता से लिया और कुछ दिनों में बदलाव हो गया। महाराष्ट्र में आदिवासी छात्रों के हॉस्टल में दाखिल 30 साल की उम्र की समय सीमा को खत्म कर दिया गया है। 24 अगस्त को राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को चिट्ठी लिखा और इस पाबंदी को हटाने की मांग की। छात्रों की आवाज जब श्री राहुल गांधी जी तक पहुंचती है तो उसका असर दिखाई देता है। ये कांग्रेस की ताकत है, ये सच की ताकत है। पायलट पूरी तरीके से राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम के साथ खड़े दिखाई दिए दोस्तों, और ये एक नहीं है, ये दर्जनों ऐसे मामले हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी के लोग अब डटकर राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम में मिल रही सफलता को गिनवा रहे हैं। और पी चिदम्बरम से लेकर अभिषेक मनु सिंह भी, कपिल सिब्बल जैसे नेता खुलकर राहुल गांधी के साथ खड़े हैं दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि छात्रों की गूंज कार्यक्रम की इन्हीं मामलों से एक बड़ी सफलता दिखाई देती है, और इससे पहले झारखंड के अंदर भी राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री से कहा था कि आप मामले पर दखल दीजिए, तब जाकर झारखंड का आंदोलन खत्म हुआ है। तो ये छात्रों की गूंज कार्यक्रम राहुल गांधी की ताकत है कि देश के अंदर युवाओं के मुद्दों पर बातचीत हो रही है। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर अप्रैल महीने में एसआईआर के मामले पर सुनवाई के दौरान बंगाल को लेकर जस्टिस जयमाल्या बागची ने कहा कि अगर 10% मतदाता वोट नहीं देते और जीत का मार्जिन 10% से ज्यादा होता है तो क्या होगा। उन्होंने कहा कि मान लीजिए कि 2% मार्जिन है और 15% मतदाता ऐसे हैं जो वोट नहीं डाल पाए एसआईआर के कारण, तो फिर हम लोगों को इस मामले पर दिमाग लगाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जब तक बहुत बड़ी संख्या में मतदाता बाहर ना हो, चुनाव का नतीजा मटेरियली अफेक्टेड ना हो, चुनाव रद्द नहीं किया जा सकता। लेकिन समीक्षा की संभावना जताई गई है दोस्तों। अगर 100 लोगों के नाम हटाए
गए हैं और जीत का अंतर 50 है। 60-70 लोगों ने अपील की है और चुनौती महत्वपूर्ण बन गई है, यानी उनके नाम हटाए गए थे और 60-70 लोगों के नाम जोड़ दिए गए हैं, जबकि 50 वोट से ही सब कुछ तय हुआ है। तो फिर नतीजा कोर्ट के अधीन होगा और ये प्रासंगिक है, इस पर सुनवाई हो सकती है। कहने का मतलब बंगाल के चुनाव को लेकर एक बड़ी चुनौती सुप्रीम कोर्ट के अंदर दी जाएगी। दोस्तों इन्हीं मामलों की सुनवाई के बाद दरअसल बंगाल को लेकर एक आरटीआई दाखिल किया जाता है। इस आरटीआई में जो खुलासा हुआ है दोस्तों, ये चौंकाने वाली बात है। पश्चिम बंगाल के अंदर मोदी और चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कांग्रेस पार्टी ने कहा कि मोदी और ज्ञानेश कुमार ने मिलकर एसआईआर करवाया और चुनाव चोरी किया। अब इसके सबूत भी सामने आ गए हैं। एसआईआर के बाद 82,782 अपीलों पर सुनवाई की गई। दोस्तों इसमें से 91% यानी 75,000 लोगों के नाम वापस से वोटर लिस्ट में जोड़ दिए गए, यानी केवल 9% लोगों के नाम काटे गए। यानी टोटल 27 लाख ऐसे मतदाता थे जिनका नाम चुनाव के दौरान उनकी उपस्थिति के बावजूद काट दिया गया और वो वोट नहीं डाल पाए। दोस्तों ऐसे में 91% लोगों के नाम वापस से जोड़ देने का मतलब 27 लाख लोगों के नाम जो हटाए गए हैं उसका 90% लोगों के नाम कहीं ना कहीं सही है दोस्तों। और इससे पश्चिम बंगाल के अंदर कैसे बीजेपी ने पूरी तबाही के साथ चुनाव जीता है ये पता चलता है दोस्तों। यानी आप लोग समझ जाइए कि लगभग 27 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं दोस्तों। और उस आंकड़े को अगर आप नए ताजा रिपोर्ट से जोड़कर देखेंगे तो लगभग 18 से 20 लाख लोग ऐसे हैं दोस्तों जिनके नाम इलीगल तरीके से, गलत तरीके से काटे गए हैं और चुनाव को प्रभावित करने में ये एक बड़ा कारण रहा है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने कहा कि मोदी और ज्ञानेश कुमार का वोट चोरी सिस्टम, जिससे लोगों से उन्हें मत का अधिकार छीना जा सके। आपको बता दें कि 2 महीने पहले पश्चिम बंगाल के अंदर सरकारी बिल्डिंग में आग लग गई थी और 4000 ईवीएम जलकर खाक हो गए थे। दोस्तों ये सारी बातें मोदी सरकार और ज्ञानेश कुमार को लेकर उठ रहे सवालों को जन्म देती है। दोस्तों इस पर आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तरफ, जहां पर देश के अंदर पेट्रोल, डीजल और तमाम तरीके की रोजमर्रा के सामान में इजाफा देखने को मिल रहा है दोस्तों। अब तो भाजपा के मंत्रियों का बेशर्मी वाला बयान आना शुरू हो गया है दोस्तों। पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से प्याज की बढ़ रही कीमतों पर सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि मैं प्याज नहीं खाती जी। इसके बाद बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय जो मंत्री भी है दोस्तों, इनसे सवाल पूछा गया चीनी के दाम बढ़ने पर तो ये कहने लगे कि मैं चीनी वगैरह नहीं खाता। यानी भाजपा के नेता कह रहे कि मैं चीनी नहीं खाता इसीलिए दूसरों को खाने नहीं दूंगा। अगर आप भी मानते हैं कि ये साफ तौर पर भाजपा सरकार के मानसिकता को दिखाता है दोस्तों, जो कहीं ना कहीं आम जनता के दुख दर्द में शामिल होने की जगह उल्टा ही बयान दे रहे हैं, तो इस पर आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर कर्नाटका में वंदे मातरम नहीं गाया जाएगा, यानी वंदे मातरम पूरा नहीं गाया जाएगा। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कर्नाटका के लिए बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने सीडब्ल्यूसी के फैसले का समर्थन करेगी। यानी 1937 के अंदर वंदे मातरम के 2 पैराग्राफ गाए गए थे और 2 पैराग्राफ के इर्द गिर्द ही वंदे मातरम गाया जाएगा। यानी कर्नाटका के अंदर पूरा का पूरा वंदे मातरम गाने की कोई जरूरत नहीं है, केवल 2 पैराग्राफ गाइए और सम्मान के साथ खड़े रहिए और अगर नहीं गाना तो भी शांत रहिए, लेकिन सम्मान करिए। और ऐसे में राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत किसी भी देश के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है दोस्त। लेकिन जब उसी का इस्तेमाल राजनीतिक हथियार के तौर पर करना शुरू कर दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं फिर सामने से प्रतिक्रिया सामने आएगी। और डीके शिव कुमार की प्रतिक्रिया उसी तरीके की है दोस्तों। डीके शिव कुमार ने कहा कि हम पार्टी के फैसले के साथ खड़े हैं, बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति करती है। यानी 1937 के अंदर से ये नियम चलता आ रहा है कि 2 ही पैराग्राफ पढ़ा जाएगा, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी वाले इस मामले को जानबूझकर तूल दे रहे हैं दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि कर्नाटका की कांग्रेस पार्टी सरकार ने एकदम सही फैसला लिया है, यथास्थिति बनाकर रखेंगे, बीजेपी के पार्लियामेंट में बिल पास करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने यूसीसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस पर निशाना साधा दोस्तों। उन्होंने कहा कि मनुस्मृति को लेकर आरएसएस से सवाल पूछ रहा हूं मैं। अमित शाह बोलते हैं कि हमने यूसीसी बना दिया और नौकरियां दे दी। असदुद्दीन ओवैसी का दावा है कि भारत में 11 करोड़ युवाओं के पास नौकरी नहीं है। इसके साथ ही एआईएमआईएम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ के उस फैसले को लेकर आपत्ति जताई है जिसमें स्कूलों के अंदर हिजाब पहनने पर रोक लगा दी गई थी दोस्तों। हाल ही में स्कूल में हिजाब न पहनने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसले को इस्लाम पर हमला बताया। ओवैसी ने कहा कि सिर पर हिजाब हमारी बेटी की पहचान होती है, सिर पर पहन रखी है, कोई दिमाग पर नहीं पहन रखी है। एआईएमआईएम ने कहा कि जिसके सर पर बाल नहीं है वो एनकाउंटर करा रहा है, यानी योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा गया दोस्तों। और इसके बाद कहीं ना कहीं आने वाले दिनों के अंदर ये मामला और ज्यादा प्रगाढ़ होते हुए दिखाई देगा। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था इतनी ज्यादा खराब है दोस्तों कि शामली के अंदर लोकप्रिय गायक अंकित बालियान की 18 राउंड की फायरिंग में जान ले ली जाती है। इसे पूरे क्षेत्र के अंदर भय व्याप्त हो गया है। मृतक के दुखी मां के द्वारा अपने बेटे का शव गोद में रखकर सड़क पर शोकाकुल परिवार के द्वारा समाचार पता चला है कि विरोध हुआ है और ये हृदय विदारक पूरा मामला है। जाट समाज हमलावरों की गिरफ्तारी को लेकर सड़कों पर है और अपनी मांग को उठा रहा है। उत्तर प्रदेश के समस्त जाट समुदाय इसे अपने ऊपर प्रहार मानकर आक्रोशित है। ये हत्याकांड की जांच राजनीतिक प्रतिनिधित्व के दृष्टिकोण से भी किए जाने की मांग उठा रही है। ऐसे में अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के शासन व्यवस्था और कानून व्यवस्था को सबके सामने एक्सपोज कर डाला है दोस्तों, यानी सबके सामने हकीकत बता दी है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब दोस्तों, जहां पर
कांग्रेस पार्टी का जो एक ऑल इंडिया कांग्रेस वॉलंटियर कमेटी सोशल मीडिया पर खुद से एक अलग ग्रुप बनाया जा रहा है दोस्तों, जिसमें जेनजी यानी जेनजी समाज के बच्चे मौजूद हैं और राहुल गांधी के खिलाफ कोई भी काम कर रहा है दोस्तों उसके पीछे पड़ जा रहे हैं। तो ऑल इंडिया कांग्रेस वॉलंटियर कमेटी ने अपने मेंबरों को बढ़ाने का फैसला लिया है और ज्यादा से ज्यादा लोगों से समर्थन की अपील की जा रही है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी ने 2-3 दिनों पहले आकर कई सारी बातें बोली थी दोस्तों, और अब देखा जा रहा है कि राहुल गांधी जैसे छात्रों की गूंज कार्यक्रम करने जा रहे हैं तो कौन कौन नेता पोस्ट कर रहा है, कौन कौन नेता कन्नी काटने की कोशिश कर रहा है। कांग्रेस पार्टी उनके पूरे एक एक दिन का रिपोर्ट तैयार कर रही है दोस्तों। रिपोर्ट ऐसे तैयार हो रहे हैं जल्दी जल्दी और नेताओं की हकीकत सबके सामने आ रही है दोस्तों। यानी कौन सा नेता राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम या किसी अन्य कार्यक्रम में सफल हो रही रैली वगैरह को बता नहीं रहा, लोगों के बीच में मीडिया में जाकर इस पर चर्चा नहीं कर रहा, टिप्पणियां नहीं कर रहा, तो फिर उन लोगों पर भी दबाव बनाया जाता है। और अब कांग्रेस पार्टी ये जो वॉलंटियर है दोस्तों, जो खुद से राहुल गांधी और उनके अभियान का साथ देने के लिए नेताओं को उत्साहित कर रहे हैं और उनकी रिपोर्ट तैयार कर करके पार्टी आला कमान तक पहुंचा रहे हैं कि कौन सही से सोशल मीडिया पर एक्टिव है, कौन राहुल गांधी की बातों पर अपना टिप्पणी वगैरह कर रहा है। तो खतरनाक तरीके से प्लानिंग करके पूरा काम सही से कर रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी वॉलंटियर कमेटी कहीं ना कहीं आने वाले दिनों के अंदर कांग्रेस पार्टी की मजबूत ताकत बनकर उभरेंगे, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ दोस्तों, न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोहरान ममदानी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के 29 अगस्त को मेडिसन स्क्वायर गार्डन में प्रस्तावित कार्यक्रम का विरोध किया दोस्तों। उन्होंने कहा कि यह एक निजी कार्यक्रम है और इसे रद्द करने का अधिकार शहर के पास है या नहीं है, ये स्पष्ट नहीं है। ममदानी ने मंगलवार को एक संवाददाता सम्मेलन में आरएसएस और प्रस्तावित कार्यक्रम से जुड़े सवाल को लेकर कहा कि मैं इस रैली का समर्थन नहीं करता, लेकिन मुझे नहीं पता कि किसी निजी कार्यक्रम को रद्द करने का अधिकार क्या शहर के पास है, यानी न्यूयॉर्क शहर क्या इस तरीके के परमिशन को रद्द कर सकता है। अगर ऐसा कर सकता है तो फिर इस पर जरूर कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसे में दोस्तों, अमित शाह के खिलाफ क्या बड़ी कार्रवाई की जाएगी, देखने वाली बात रहेगी। ममदानी ने मंगलवार को एक संवाददाता सम्मेलन में आरएसएस और प्रस्तावित कार्यक्रम से जुड़े सवाल पर कहा कि मैं इस रैली का समर्थन नहीं करता, लेकिन मुझे नहीं पता कि किसी निजी कार्यक्रम को रद्द करने का अधिकार शहर के पास है या नहीं है। भारतीय मूल के न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी ने कहा कि वो शहर के इतिहास में पहले भारतीय अमेरिकी मेयर है और उनकी माँ और परिवार अभी भारत में रहता है। उन्होंने कहा कि उनके परिवार ने उन्हें भारत की जो तस्वीर दिखाई है, जिस भारत से वो परिचित है, वो बहुलतावादी समाज और धर्मनिरपेक्ष गणराज्य का भारत है, जहां हर व्यक्ति अपनेपन का अधिकार रखता है। तो ऐसे में कुल मिलाकर दोस्तों, संघ को लेकर ममदानी काफी ज्यादा गुस्से में है। अब देखना ये होगा कि क्या संघ के साथ बहस होगा और क्या जोरदार तरीके का बवाल आज हो सकता है। जो भी अपडेट आएगी आप लगातार पहुंचाएंगे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ध्यान भटकाने वाले स्टंट और बेतुकी बातों में उलझाकर भाजपा अपने करतूतों से पीछा छुड़ाना चाहती है, पर कांग्रेस पार्टी और जनता महंगाई पर सवाल पूछती रहेगी। त्योहारों पर आम आदमी की रसोई का हिसाब देखिए। प्याज के दाम साल भर में 59% बढ़े हैं। कई शहरों के अंदर 50-60 रुपए प्रति किलो का हिसाब किताब चल रहा है। चीनी की बात करें तो 60 से 70 रुपए, तो कहीं पर 72 रुपए का रेट चल रहा है। फूड इन्फ्लेशन यानी जो खाद्य से जुड़े हुए जो खाद्य सामग्री से जुड़ा हुआ पूरा मामला है, वो 5.52% जो काफी ज्यादा है दोस्तों, जो अमूमन 2% से कम होना चाहिए। और होलसेल इन्फ्लेशन तो 9% से ऊपर चला गया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। और देश के अंदर अब लोगों की बचत पर डाका पड़ने वाला है दोस्तों। और इसके बाद बीजेपी के वित्त मंत्री से जब सवाल पूछा जाएगा तो बीजेपी का वित्त मंत्री कहेगा कि जी मैं प्याज नहीं खाती हूं। तो इससे लोग उम्मीद कर ही क्या सकते हैं, अगर आप भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं देश के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि एक ऐसी सरकार चल रही है, उसके ऐसे मंत्री हैं जो असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा को पार कर चुके हैं। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर कांग्रेस पार्टी को लेकर एक और बड़ा दावा सामने आता है। ये दावा यह है कि 2009 में जब कांग्रेस पार्टी ने 200 से ज्यादा सीटें जीती थी दोस्तों, और लगभग कांग्रेस पार्टी बहुमत के आंकड़े के आसपास पहुंच गई थी, तब कांग्रेस पार्टी ने 2009 के अंदर जो सबसे अच्छा काम किया था वो ये कि कांग्रेस पार्टी को मिलने वाले 1% हर वोट से कांग्रेस पार्टी लगभग 7.2 यानी 7 से ज्यादा सीटें जीत रही थी। लेकिन 2024 आते आते दोस्तों, कांग्रेस पार्टी को मिलने वाले 1% वोट से कांग्रेस पार्टी केवल 4 सीटें जीत पा रही है, यानी लगभग 3 सीटों का कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो रहा है हर प्रतिशत मतदान के साथ में। कहने का मतलब कांग्रेस पार्टी के संगठन की कमजोरी अलग अलग जगह देखने को मिल रही है दोस्तों। जिन बूथों पर कांग्रेस पार्टी को एक तरफा जीतना चाहिए था, जहां पर क्लीन स्वीप करना चाहिए था, वहां पर पार्टी की स्थिति कमजोर है। कारण ये दोस्तों कि संगठन के विस्तार को लेकर एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इसीलिए कांग्रेस पार्टी का 2024 के बाद सबसे ज्यादा अगर फोकस है तो अपने संगठन के विस्तार का, और संगठन के विस्तार से ही पार्टी को सफलता मिलेगी। और इसका ये जो आंकड़ा है दोस्तों, कहीं ना कहीं इस आंकड़े में बहुत हद तक सच्चाई है देश की। यानी कांग्रेस पार्टी को सारे लोगों से समर्थन की जरूरत नहीं है, लेकिन उनको उन सीटों पर समर्थन की जरूरत है जहां पर लोग काफी ज्यादा सराह रहे हैं दोस्तों। इसमें आप लोग की क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर
मुस्लिम वोटों की सियासत में असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से खुलकर एंट्री की है। दोस्तों हैदराबाद में मंच से असदुद्दीन ओवैसी ने हिजाब के मुद्दे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को गलत ठहराया। दोस्तों उन्होंने कहा कि किसी अदालत को मुसलमानों के मजहबी मामले में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। इसके अलावा उन्होंने राजनीतिक क़यादत के सवाल को उठाया। उन्होंने मुसलमानों से एकजुट होने और अपने राजनीतिक क़यादत तैयार करने की अपील की। असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार चुनाव को लेकर कहा कि बिहार के अंदर हम लोगों ने अपनी ताकत दिखाई है। मुस्लिम एकजुटता का असर ये हुआ है कि 5 सीटें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी इस बार भी बिहार में जीती हुई है और इसी तरीके की उम्मीद उत्तर प्रदेश के अंदर लगाकर बैठे हुए हैं। देखते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर क्या कुछ होता है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी का उत्तर प्रदेश के अंदर डटकर मुकाबला करना कहीं ना कहीं अलग तरीके के नतीजे देगा। दोस्तों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी इनके फैसले को लेकर कहीं ना कहीं गंभीरता से विचार कर रही है और देख रही है कि आखिर क्या फैसला असदुद्दीन ओवैसी ले रहे हैं, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी के चुनाव लड़ने का मतलब अलग अलग पार्टियों पर अलग अलग तरीके का असर होगा। दोस्तों हर एक सीट पर असदुद्दीन ओवैसी प्रभाव छोड़ने की एक क्षमता रखते हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर क्या ये तीसरे मोर्चे के साथ जाएंगे या फिर अलग से चुनावी मैदान में उतरेंगे। अगर होता है अलग से उतरते हैं तो फिर स्थिति किस तरीके की बनेगी ये देखने वाली बात रहेगी, लेकिन पूरी तरीके से मैदान में उतरने को लेकर अपना मन बना चुके हैं और दावा भी ठोक चुके हैं। साथ साथ कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने गुरुग्राम के अंदर जल भराव और बुनियादी ढांचे की बुरी स्थिति को लेकर बुधवार को सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। दोस्तों और आरोप लगाया गया कि बीजेपी ने मिलेनियम सिटी के नाम से पहचाने जाने वाले शहर को अब मिलेनियम सिटी और सिंक सिटी यानी डूबता हुआ शहर बना दिया। दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी सरकार में गुरुग्राम के हालात बताते हुए कहा कि पिछले 2 साल में 12 लोगों की मौत और दुनिया का सबसे लंबा ट्रैफिक जाम लगा। ट्रंप टावर के आगे पानी जमा रहा और गुरुग्राम में अब तक जिस तरीके के हालात बने हैं उससे पता चल रहा है कि गुरुग्राम अब कूड़ा ग्राम बन चुका है। वायु परिवर्तन में यानी वायु प्रदूषण के मामले को लेकर गुरुग्राम नंबर 1 शहर है। ऐसे ही सरकार को रत्ती भर इस पूरे मामले पर फर्क नहीं पड़ता। पिछले 2 सालों में 12 लोगों की मौत हुई है। दुनिया में सबसे लंबा ट्रैफिक जाम भी यही लगता है। हर तरीके से स्थिति डामाडोल हो चुकी है और गुरुग्राम भसे बदतर स्थिति में आ चुका है। इसके बावजूद बीजेपी की सरकार के कान पर जू नहीं रेंगती है। दोस्तों भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि 7 अगस्त 2026 को दिल्ली के हरियाणा भवन में जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने हरियाणा के सांसदों के साथ मीटिंग की थी और बाढ़ या जल शक्ति विभाग से जुड़ी समस्या को रखने के लिए कहा गया था। उस मीटिंग में 10 में से 9 सांसद मौजूद थे, लेकिन गुरुग्राम के सांसद राव इंद्रजीत मौजूद नहीं थे। ऐसे ही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि बाढ़ तो कैलिफोर्निया के अंदर भी आता है। अब तो सवालों का जवाब देने से भी ये लोग इनकार कर रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं ने जब काले झंडे दिखाकर इनका विरोध किया तो हमारे कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। हालांकि बाद में कार्यकर्ताओं को छुड़ा लिया गया, लेकिन सवाल उठता है कि गुरुग्राम की स्थिति जो बसे बदतर बना दी गई है, जो एक टाइम में गुरुग्राम भारत के उन शहरों में एक माना जाता था दोस्तों, जो भविष्य का शहर था और इस शहर के अंदर लोग बासिंदे अलग अलग इलाकों से आते थे, बसे थे और उम्मीद करते थे कि ये फ्यूचर सिटी बनेगा। वहां पर स्थिति इतनी ज्यादा भयावह हो चुकी है, खराब हो चुकी है दोस्तों कि अब कोई गुरुग्राम जाना भी नहीं चाहता है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने त्योहारों से पहले जरूरी खाद्य वस्तुओं की कीमतें बढ़ने को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार महंगाई जैसे मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए अलग अलग तरीके के हथकंडे अपनाती रहती है और गैर जिम्मेदाराना गैर जरूरी मुद्दे जानबूझकर उठाती रहती है। खड़गे ने कहा कि त्योहार के समय आम लोगों पर बढ़ती कीमतों का अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है, लेकिन सरकार इस समस्या पर ध्यान देने की बजाय ध्यान भटकाने पर ज्यादा ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि प्याज के दाम में 59% की बढ़ोतरी हुई है। कई शहरों में 50% से 60% दाम में इजाफा हुआ है और एक एक जगह पर रेट उन्होंने बताया दोस्तों, और बताया कि किस तरीके से मुद्रास्फीति के कारण यानी बढ़ रही महंगाई के कारण लोग इससे डायरेक्ट प्रभावित हो रहे हैं। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए। दोस्तों बुधवार को किए गए एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 2 वरिष्ठ नेताओं ने मुझे बताया कि राहुल गांधी ने पवन खेड़ा से असम चुनाव के आखिरी समय में हिमंता विश्व शर्मा और रिनिकी पर झूठे आरोप लगाने को कहा था। जब वो झूठ उल्टा पड़ गया तो खेड़ा ने इनाम के तौर पर राज्यसभा की सीट प्राप्त कर ली और जिसके वो हकदार नहीं थे। तो किरण रिजिजू का दावा है कि 2 सीनियर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने उनको बताया है कि राहुल गांधी ने पवन खेड़ा से झूठ बोलने के लिए बोला था। यानी किरण रिजिजू अब इस तरीके की बातें कर रहे हैं दोस्तों। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसा लगता है कि किरण रिजिजू को पूरी जिम्मेदारी बीजेपी ने दी है कि आपका केवल एक ही काम है, जाइए और राहुल गांधी को लेकर सवाल खड़ा करिए। राहुल गांधी का जाप जपते रहते हैं पूरे दिन और यही बड़ा कारण है कि किरण रिजिजू को पवन खेड़ा निशाने पर लेते हुए कहते हैं कि ये राहुल गांधी से कंपटीशन करने निकले हुए हैं और एक और राहुल गांधी से कंपटीशन करने से फुर्सत नहीं है और दूसरा बीजेपी का नेता 74 साल का जो गिरिराज सिंह है वो अपने आप को कहता है कि नए बच्चे का जन्म यानी मैं न्यू बॉर्न बेबी हूं और इस तरीके से ये जनजी को चैलेंज करने की बातें करते हैं। खेड़ा पूरे मामले को लेकर बीजेपी पर निशाना इसलिए साध रहे हैं दोस्तों, खेड़ा ने पूरे पीआर की हालत खराब कर दी दोस्तों। यानी किरण रिजिजू को लेकर निशाना साधते हुए खड़गे ने कहा कि वे बिना आवाहन के अर्धनग्न तरीके तैराकी तक नहीं कर सकते। साथ ही गिरिराज सिंह पर भी निशाना साधा गया। तो ऐसे में अब पवन खेड़ा बीजेपी के निशाने पर है दोस्तों, क्योंकि पवन खेड़ा पहले प्रवक्ता
हुआ करते थे तो बीजेपी वाले भाव नहीं देते थे, और अब जब क्योंकि वो राज्यसभा के सदस्य हैं तो बीजेपी वालों को पता है कि पवन खेड़ा जो बोलेंगे मैसेज दूर तक जाएगा दोस्तों। और पवन खेड़ा ने बीजेपी के दोनों नेताओं को निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि पवन खेड़ा जैसे और भी कई सारे जब कांग्रेस के नेता राज्यसभा और लोकसभा पहुंचेंगे तो बीजेपी वाले बैकफुट पर दिखाई देंगे, तो अपनी राय जरूर बताएगा। साथ साथ राजपूत समाज ने एक बड़ी रैली करते हुए बीजेपी के खिलाफ आह्वान करते हुए कहा कि मोदी की अकड़ तोड़ने का टाइम आ गया है। संपूर्ण सवर्ण समाज गुलामी से बाहर निकलकर अब एकजुट होकर काले कानून का विरोध करेगा। ऐसे में आप लोग की क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों। बहुत